अब मैं सर्च करते वहां तक पहुंचा और मैंने थोड़ा आवाज किया। आवाज करने से कराने की आवाज आई और वहां पे लड़की लड़की थी। उस जगह से उस लड़की को बाहर निकाले। आफ्टर 10th रिजल्ट Yes, sir. एक लड़की गेट के पार में आके खड़ी थी। बोले सर सॉरी आपने मुझे पहचाना नहीं। तो चोरी पकड़ी गई थी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपको नहीं पहचाना मैंने। तो सर बोले मैं वैदेही गुलाने। तो वैदेही गुलाने बोलती मेरा एकदम स्ट्राइक हो गया। सर सदर बाजार के अंदर में जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उसमें खाली मैं बची थी और आपने मुझे बचाए थे। ये वर्ड जो थे उसके, ये बिल्कुल मुझे हिला दिए थे। लेकिन उसके बाद के वर्ड और ज्यादा थे कि सर मेरा 10th का रिजल्ट आया और 10th के रिजल्ट में मैं 14 मेरिट हूँ और मेरी इच्छा ही थी कि वो मार्कशीट में पहले आपको दिखाऊं। सो टच हार्ट, ये ना मैं बताऊं कि इससे बड़ा रिगार्ड मेरे लाइफ में मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं क्या काम कर रहा हूँ क्या नहीं ये मुझे पता Yes, नहीं, sir. बट वो जो वर्ड थे उसके कि सर बस मैं आपको मार्कशीट दिखाने आई। मार्कशीट दिखाई, मेरे आंखें नम गए थे लेकिन फिर भी मैं संभल पाया और उसको बेस्ट विशेष दिया। वो दिन और आज का दिन वो लड़की गुब्बारे कभी हुई नहीं थी, बट वो जो रिगार्ड मेरे को देके गई, वो जो मुझे प्रेजेंट करके गई, ये इससे बड़ा एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में कोई नहीं हो सकता। So hey guys, this is your host साकिब आनंद और आज हमारे साथ है एक ऐसे गेस्ट जिनसे जितना सीखा जाए उतना कम है। इन्होंने फायर सर्विस में मेरिटोरियस मेडल हासिल किए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और करेंटली वो ट्रेनर है प्रेस्टिजियस नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के, जिन्होंने इतने सालों में न जाने कितने काबिल ऑफिसर्स को यहाँ पढ़ाया है। सो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर राजेश सबनीश सर। सर, इस फील्ड में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और न जाने कितने लोगों का ड्रीम होगा प्रेस्टिजियस नेशनल फायर सर्विस कॉलेज में पढ़ाने का। तो सर, पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? यहाँ तक की जर्नी बहुत अच्छी और भली भांति और सेहतमंद रही मेरी। शुरुआत ऐसी थी कि बिगनिंग मेरा ऐसा था कि मैंने यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन करना, इसलिए मैं घर छोड़ के सिटी में आया और यहीं पे अपनी पढ़ाई पूरी की। बट कोइंसिडेंटली मेरा मेडिकल प्रॉब्लम आया और मैं डिफेंस सर्विस जा नहीं पाया। मैंने इन मैंने अपनी प्रैक्टिस, अपने जो उससे रिलेटेड लगती चीजें वो सारे देखते रहे और कोइंसिडेंटली एक फायर सर्विस कॉलेज का एक ऐड आया और उस ऐड में 2 वैकेंसी थी और उसको कॉम्पीट किए और कॉम्पीट करके फायर सर्विस कॉलेज में आया। ये दोनों के बीच में जब मेरा यूनिफॉर्म सर्विस में आने के तो पीछे मेरा जो मकसद था और रिक्रूट होने के बीच में जो फासला था वो फासला बहुत लंबा था, जिसमें कई सारे चोटें खाई, कई सारे लोगों की बातें सुनने मिली, कई सारे कुछ अपने घर से अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ा, अपने घर को छोड़ना पड़ा, अपने कोई अच्छी जो चीजें जो पहले मैं अपनाता था वो सारी चीजें छोड़ना पड़ा। लेकिन एक ही ध्यास था कि यस यूनिफॉर्म तो पहनना है चाहे कुछ भी हो, और ये सोच के कॉलेज के अंदर एंट्री की। एक ही चीज मेरे पास में थी, वो था मेरा स्पेशलाइजेशन रोप रेस्क्यू, जो बिगिनिंग से मैंने उस चीज को अपने आप साथ जमा करके रखा था। क्योंकि बिफोर ज्वाइनिंग मैं आरएसएस का विद्यार्थी था और आरएसएस के अंदर में हमने कई सारे डिजास्टर और कई सारे ऐसे क्रिटिकल केस में जाके काम किए थे। तो यहाँ पे एक चीज मुझे पता लगी थी कि फौज में जाने के साथ में ये भी एक फील्ड ऐसा है कि जिसमें जाने के बाद आपको ऑनेस्टी आपकी बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक किसी को हेल्प करने के बाद या किसी की लाइफ सेविंग करने के बाद जो एक अचीवमेंट मिलती है, वो अचीवमेंट कोई मेडल से, और ये चीज को देखते हुए काफी महारत लोग थे, सलीम साहब, डॉक्टर वाधवा साहब, खान साहब, फिर मुइज अहमद साहब, ऐसे बहुत बड़े 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 लोग थे जिन्होंने फायर सर्विस के अंदर में बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। और बिल्कुल नहीं है सब कि हमें देश के लिए एक फायर सर्विस को एक नया शेप देना है, और ये देखते हुए फायर सर्विस के अंदर में इंटर किए। बैकग्राउंड उतना खास नहीं था लेकिन फिर भी फायर कॉलेज में आने के अपने बहुत सारी चीजें सीखने मिली और सीखने का मौका इन सारे अफसरों ने दिया, इनके हाथ के नीचे सीखने का मौका मिला। और आज 25-26 साल से एज ए ट्रेनर करके यहाँ काम कर रहे हैं। और इस दरम्यान कई सारे अच्छे स्टूडेंट्स, ऑफिसर्स, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और अलग अलग जगह जाके काम करके बैठे हुए। यस सर, उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस इससे इंस्पिरेशन ले पाए।
तो सर इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सर यहाँ तक की जर्नी में आपके अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, तो सर कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जो आपके लिए एकदम अनोखा हो। एक इंस्ट्रक्टर की जो बात होती है वो सिर्फ किताब से नहीं होती है। वो यानी मैं ऐसा समझता हूँ और मैं इस चीज को सीखा हूँ, क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्टर जो थे कर्नल देशपांडे साहब, इनकी एक खासियत भी थी कि वो फौज में इतना काम करने के बावजूद भी सिविलियंस में जब वो आए और सिविलियंस में जब काम करने लगे तो सिविलियंस के हर एक चीज को उन्होंने एक एक चीज को बांध के रखा था। तो ये एक चीज जो थी वो मेरे पास बहुत अच्छी जमा थी। तो मैंने सर्विस ज्वाइन करने के बाद सबसे पहली बात ये चीज रखी थी कि मैं किताब का कीड़ा ना बनूं। और वो मेरा एक वर्ड आज भी है कि मैं किताब की बात कभी नहीं बोलता हूँ। जो फील्ड से रिलेटेड चीज होती है उस चीज को बात करता हूँ। रेसी और बुक्स ये एक बैकबोन होता है हमारे लिए, बट रियल सीन और रियल काम करते वक्त में हमें बहुत सारी चीजें अलग अलग मिलती है। तो फिर मैंने ये चीज सोचा क्यों ना मैं फील्ड से जुड़ जाऊँ। तो बैकग्राउंड मेरा आरएसएस का था, जिसमें मैंने काफी कुछ रियासत में काम किया था। लोकल लेवल पे मेरे काफी अच्छे कॉन्टैक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो कभी भी कोई भी चीज होती थी तो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करने के लिए मौका मिलता था। यहाँ मेरी कुछ टीम थी जहाँ पे यंग टीनेजर जो थे, इनको मिला के मैंने एक ब्रिगेड तैयार किया था, जिसके माध्यम से हम लोग अलग अलग जगह जाके अलग जगह ट्रेनिंग भी देते थे। और कहीं अगर कोई डिजास्टर हो जाए या कोई भी ऐसी मुसीबत है तो उसमें जाके काम करते थे। तो ये चीज सबसे बड़ी वहां पे काम में आई। और एक जो एक्सपीरियंस जो मेरा था, यस सर। और वो बहुत ही यानी इस 27-28 साल के दरमियान तो काफी कुछ चीजें हुई मेरे साथ में और काफी कुछ चीजें देखने मिली। डू एंड डाई ये फील्ड होता है। बाकी कोई भी फील्ड में आप ऑप्टिमाइजेशन में अपना गाइड बुला सकते हैं, आप किसी से गाइड कर सकते हैं, आप किसी की लाइफ लाइन दे सकते हैं, आप किसी को कोई आपको डायरेक्शन दे सकता है। बट एक फायर फील्ड ऐसा है कि जहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ही इस्तेमाल करना पड़ता है। वहां पे जब कॉल पे आप गए हैं और वहां पे जब आप काम कर रहे हैं तो वहां सारी जो स्ट्रेटेजी है वो अपने आप को तैयार करना पड़ता है और उस स्ट्रेटेजी को ही अपना के अपने काम को अंजाम देना है। क्योंकि एज ए लीडर आप हो वहां पे, तो आपकी जिम्मेदारी और आपके साथ काम करने वाले की जिम्मेदारी और आप जिनको बचाने जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी, ये सारा चीज उसके ऊपर होता है। तो वो सारी चीज दिमाग में रखते हुए काम करना पड़ता है। तो एक एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में जो है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं बोलता हूँ शायद मेरे लाइफ में ऐसा मौका कभी ना आए। और ना आए इसलिए क्योंकि किसी की लाइफ तो नहीं जानी चाहिए। और लेकिन वो मौका मुझे मिला कि जिंदगी देने का मौका तो हर किसी को नहीं मिलता। जिंदगी लेना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी देने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। और एक फायर ब्रिगेड ऐसा एक फील्ड है कि यहाँ पे आप किसी की जिंदगी दे सकते हो। एक डॉक्टर होता है, लेकिन डॉक्टर के पास भी रेडीमेड कैजुअलिटी जाती है। बट एक फायरमैन जो होता है उसके पास उस फ्रिक्शन सेकंड जो होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें उसके पास होती है। जो उसकी स्किल होता है, उसका कम्युनिकेशन होता है, उसका फील्ड से रिलेटेड नॉलेज होता है। ये सारा जो है ये पूरा स्ट्रेटेजी वहां पे तैयार करके वो वहां पे उस कुरुक्षेत्र में उतर के लड़ता है और वहां से लाइफ सेविंग करता है। तो मेरे साथ एक घटना ऐसी हुई थी कि मैं एक ट्रैक कर रहा था यहाँ से अम्बोरा 80 किलोमीटर दूर पे। और वहां पे मुझे मेरे वाइफ ने मैसेज छोड़ा कि सदर बाजार बिल्डिंग कोलैप्स। अब वो हमारा एनवायरमेंट ही ऐसा है कि अगर कुछ भी हिंदुस्तान में हो तो अपडेट एक दूसरे को मिलते रहता है। तो मैं ट्रैक लेके गया था एक रोक क्लाइंबिंग का। तो उसमें मुझे मैसेज आया वहां पे कि सदर बाजार बिल्डिंग कोलैप्स। तो नेचुरल है कि दिल्ली की बात आती है, बट मैं उसको निगलेक्ट किया क्योंकि दिल्ली में हुआ हुआ बाद में देखते हैं क्या अपडेट है। बट थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे वापिस आया कि नागपुर सदर बाजार गांधी चौक 4 स्टोरीज बिल्डिंग कोलैप्स। और 12-13 लोग ट्रैप है उसके अंदर। सो हम लोगों की घंटी बज गई। और वहां से 75 किलोमीटर दूर से हम लोग वापिस अपना पैकअप करके तुरंत 2 आदमी को छोड़ दिए वहां पे कि तुम पैक कर लो। और बाइक से हम लोग वापस नागपुर गए। तो दो सवा 2 घंटे कुछ हमको नागपुर पहुंचने के लिए लगे। और जैसे ही हम सदर बाजार पहुंचे कोई इक्विपमेंट में कुछ नहीं, मेरा एक साथी था और मैं, हम ऐसे दोनों जन पहुंचे वहां पे। तब तक करीबन 8 डेड बॉडीज निकल चुकी थी और 2 या 3 लाइफ लोग निकल चुके थे।
बट 3 लोग अभी भी ट्रैप है ऐसा बताया जा रहा था। बट ओल्ड स्ट्रक्चर था, बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी और डेबरी का लोड जो था वो ज्यादा था, इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि भैया उसको अभी हटा दो ताकि डेड बॉडीज को निकले। बट एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर या एक रेस्क्यूर होने के नाते कभी भी किसी की लाइफ गई है ये ना सोचते हुए हमेशा सोचना कि यस हमें कैजुअलिटी जो वो जिंदगी मिलेगी। और मैंने रिक्वेस्ट किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा अच्छा बातचीत थी या हमारी पहचान थी, तो उसमें कमिश्नर जो थे उनसे बात की, उन्होंने मौका दिया कि ठीक है आप देख लो। बल्कि सारे लोग जो है वो ये थे, नाराज थे कि भाई आप इतने बड़ी डिग्री के अंदर में अंदर जाके इन्हें मौत को बात देना है। बट मैं एक चीज पढ़ा था और वो चीज सीखा था, साउंड डिटेक्शन। वो बहुत मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कन्फाइनमेंट केस में जब भी हम जाएंगे तो ये साउंड डिटेक्शन एक्सरसाइज जो है काफी काम में आती है। ये साउंड डिटेक्शन के ऊपर में जर्मन हार गया था। जो कैदी रखे थे वो जेल के अंदर में वो टैपिंग किए पाइपलाइन से और वहां पे जर्मन हार गया था। तो यहाँ एक रेस्क्यूअर जीतता है क्योंकि जो कैजुअलिटी डेबरी के अंदर में फंसी हुई है उसके अंदर में कहीं ना कहीं ऑर्नामेंटल जो लगे रहते हैं, आर्टिकल जो लगे रहते हैं, अलमीरा हो गया या आपका बेड हो गया या आपकी चेयर हो गई, टेबल हो गया, ये जो है ये लंबे लंबे जो चीजें होती है ये कहीं ना कहीं उसके नीचे अगर कैजुअलिटी दबी है और लाइव है तो आप अगर टैप करोगे तो गलती से भी अगर लोगों का कॉन्शियस होगा तो आपको रिप्लाई देगा। और इस केस में मुझे यही चीज मिली और मुझे बताया गया था कि वैदेही नाम की लड़की है और वो वहां ट्रैप है। और मैं वो डिबरी को ओपन करते 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 मैं आगे निकल आया। तो मेरा जो साथी था वो बोले सर आगे जाना खतरा है क्योंकि अपने पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, ना लाइट है ना कुछ है। फिर भी मैं सोचा कि नहीं यस अब यहाँ तक आए तो अभी आगे जाने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं बोला एक काम कर, यहाँ स्ट्रेटेजी एक तैयार की है कि भाई आप बाहर जाओ और बताओ कि वो लड़की मिल गई है और सिर्फ जितनी मशीनरी जो चल रही है उसको बंद कर दो ताकि आवाज नहीं आवाज सुन सके। और ये चीज वो लड़के जो था मेरा बड़ी ऊपर गया उसको बताया और उतने वो 3 स्टोरीज बिल्डिंग के अंदर में मैं अंदर सर्च करते करते वहां पे पहुंचा। अब सिर्फ एक ही वहां पे मैसेज था कि जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई उस वक्त अपोजिट डायरेक्शन से सारे के सारे भाग गए, यानी जो एग्जिट था बिल्कुल रोड के पास में था, पुराने जो घर थे वैसे, और वहीं पे जेसीबी लगा हुआ था। अब मैं सर्च करते वहां तक पहुंचा और मैंने थोड़ा आवाज किया, आवाज करने से कराने की आवाज आई और वहां पे लड़की लड़की थी। हम उस जगह से उस लड़की को बाहर निकाले, निकाल के पूरे बॉडी में कहीं उसको इंजरी थी, उसको बिल्डिंग कोलैप्स होने से उस दीवार के अंदर में क्रैक आ गया था और इसलिए वहां पे वेंटिलेशन मिल रहा था, इसलिए वो लड़की बच गई थी। बाकी हमने सिर्फ जाना एक बात थी, बट वो लड़की का बचना उसकी तकदीर में था। हमने उसको ऊपर से ऐसा हॉपरिंग करके टनल बनाया और टनल बना के फिर और भी फायरमैन के साथ हाँ, मिल के उसको ऊपर फिर ऊपर यस निकाल सर। दिए, हो गया, सब ठीक हो गया। अब हम्म। कहानी खत्म हो गई, हम भी बाहर निकल गए, सब कुछ हो गया। आफ्टर 10th रिजल्ट एक लड़की यस सर। एक लड़की गेट के पार में आके खड़ी थी। एक एक साल के बाद की बात है। तो मैं शाम की परेड थी, परेड खत्म होनी थी, तो गेट पे बताया कि भैया कोई लड़की मिलने आया है। तो मैं ठीक है भैया हम रोको उनको, हम मिलते हैं, परेड खत्म होने। वो लड़की को बुलाया मैंने, तो मैंने हाँ बोलिए सर आपने पहचाने क्या। तो मैं तो नॉर्मल है कि रोज 100-150 लोगों से मिलता हूँ, 50-100 से, तो कहीं ना कहीं कोई नहीं स्टूडेंट होगा। तो बोला यस, बोलो बेटा क्या बात है। तो बोले नहीं सर आपने पहचाना नहीं। तो मैंने नहीं, बोला ऐसी कोई बात नहीं, बताओ क्या बात है, क्या आपको हेल्प चाहिए या आपको क्या बता, मैंने कुछ काम है मुझसे। बोले सर सॉरी आपने मुझे पहचाना नहीं। तो चोरी पकड़ी गई थी। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला आपको नहीं पहचाना मैंने। तो सर बोले मैं वैदेही गुलाने। तो वैदेही गुलाने बोलती मेरा एकदम स्ट्राइक हो गया। सर सदर बाजार के अंदर में जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उसमें खाली मैं बची थी और आपने मुझे बचाए थे। ये वर्ड जो थे उसके, ये बिल्कुल मुझे हिला दिए थे। लेकिन उसके बाद के वर्ड और ज्यादा थे कि सर मैं मेरा 10th का रिजल्ट आया और 10th के रिजल्ट में मैं 14 मेरिट हूँ और मेरी इच्छा ही थी कि वो मार्कशीट में पहले आपको दिखाऊं। सो टच हार्ट, ये ना मैं बताऊं कि इससे बड़ा रिगार्ड मेरे लाइफ में मुझे कभी नहीं मिलेगा।
मैं क्या काम कर रहा हूँ क्या नहीं ये मुझे पता नहीं, यस सर। बट वो जो वर्ड थे उसके कि सर बस मैं आपको मार्कशीट दिखाने आई, मार्कशीट दिखाई, ये मेरे आंखें नम नम गए थे, लेकिन फिर भी मैं संभल पाया और उसको बेस्ट विशेष दिया। वो दिन और आज का दिन वो लड़की दोबारा कभी उस दिन नहीं मिली, बट वो जो रिगार्ड मेरे को दे के गई, वो जो यस। मुझे प्रेजेंट करके गई, ये इससे बड़ा एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में कोई नहीं हो सकता। इतना बड़ा हाँ काम सर। किसी की ज़िंदगी में आप देन इम्पैक्ट डाल रहे मतलब हो, बहुत बहुत बड़ी बात है। और मतलब अगर कोई सुनेगा इस बात को तो उसका भी दिल 1 मिनट के लिए सिकुड़ जाएगा कि हाँ, ऐसे भी लोग हैं इस धरती पे जो तो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं और दूसरों की ज़िंदगी बख्श रहे हैं। और सर मतलब हम लोग मतलब हम खुद सुन के इतना मतलब स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं कि अब तो कुछ करना है, इस फील्ड में कुछ तो करना है, ज़िंदगी बचानी है, करना है और हाँ अच्छे सर। से पढ़ना है। तो भाई सर मतलब वही है कि वी आर वेरी मच थैंकफुल आपने ये अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। तो इसी के साथ मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट नंदन कश्यप भी अपना सवाल ले आए। जय हिंद सर। जय सर हिंद जी। मेरा पहला क्वेश्चन सर आपसे यह है कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारे फायर इंजीनियर्स दिया है इस देश को, तो सर आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक फायर इंजीनियर में जो उसको बेस्ट बनाती है? और फायर इंजीनियर को बेस्ट बनाने के लिए वो खुद अपने आप में बेस्ट होना चाहिए। और बेस्ट कभी भी प्रोडक्ट बन के आता नहीं है, वो प्रोडक्ट को बनाया जाता है। अब इसमें टूवर्ड्स चीजें है कि बच्चे आज भी वही है जो पहले थे, थोड़ी पॉलिसी चेंज हो गई है और एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। पहले पॉलिसी थी कि बच्चे ग्रेजुएट होके मैच्योरिटी आने से या फिजिकल स्ट्रेंथ लेने से या सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट था उसके उससे हैबिचुअल होने के बाद में वो कॉम्पीट करके यहाँ पे आते थे। अभी 12 बेस पे जेई पे आते हैं, वो एनवायरनमेंट से उतना हैबिचुअल नहीं रहते हैं, सराउंडिंग में उसमें डोंट जो होते वो मालूम नहीं होते हैं। और जो एक फ्रेशर जो होता है 12th में, तो वो थोड़ा उर्मी होती है, या बोलते हैं वो गर्मी जो होती है, वो गर्मी उतनी गर्मी नहीं होती है जितनी गर्मी होनी चाहिए। कि फायर फील्ड ये एक ऐसा फील्ड है कि त्राणायन सेवा ये जो है कि ये वर्ड को अगर जिसने समझ लिया तो कतरा कतरा खून उसके बाहर है। क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में सिर्फ देने की बात करना है, मैंने देश सेवा के लिए एक अच्छी चीज करना है, और ये करने की बात बहुत कम लोगों में होती है। सिर्फ एक यूनिफॉर्म पहनना है और मैंने सिर्फ जॉब लेना है इसलिए फायर फील्ड में आना, ये बिल्कुल गलत बात है। 3 चीजें हमेशा, वो चीज मैं बोलता हूँ हमेशा ख्याल रखे, ये मेरे गुरु से मैंने सीखी है। नाम, नमक और निशान। नाम आपका होता है, आपके इंस्टीट्यूट का होता है, आपका देश का होता है, आपका देश का झंडा ऊपर चलता है। कभी भी बोलो, कोई खेल में बोलो या और कोई चीज हो। नमक, जिस काम ने आपको रोजी रोटी दी है, जिससे परिवार चल रहा है और आपका अच्छा परिवार चल रहा है और आप अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो, वो नमक होता है। निशान, जो लोगो होता है, जिस कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हो आप, जिस बैनर को रिप्रेजेंट करते हो, जो इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हो, ये तीनों चीजों को हमेशा ध्यान रखना। लेकिन आपका जो कल्चर है वो कल्चर थोड़ा सा हट गया है कि वो मैच्योरिटी नहीं है, और दूसरा थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी अलग आ गया है कि फैमिली को उतना टाइम भी नहीं है बच्चों को एजुकेट करवाने के लिए। उनको लगता है कि ठीक है जेई पास आउट हो गया, अब उसको इस फील्ड में भेज दिया जाए, यहाँ पे फायर इंजीनियर बन के आ जाए। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि 12th हो गया ठीक है, ग्रेजुएशन था वो भी ठीक है, बट हमने अपने आप को ये चीज हमेशा सोचना है कि अगर मैं यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ तो यूनिफॉर्म की मेहनत से ही मैंने पूरा काम करा। और आपको यकीन दिलाता हूँ, इस यूनिफॉर्म के अंदर में सिर्फ पसीना बहाना है आपने, सिर्फ पसीना। और इस पसीने से कभी आपको बू नहीं आएंगी, हमेशा खुशबू हाँ सर। आएगी। अगर ये चीज अपना लिए तो वो मैच्योरिटी की जो बात है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। ग्रुप या हमारे यहाँ में अलग अलग हम लोग लूप होल निकालते हैं, ये सारे चीजें भूल जाना। वो मैच्योरिटी को हमें एक स्टेज पे लाना कि यस यार, मैं यहाँ पे आया हूँ, एक नेशनल अकेडमी में आया हूँ, तो मैंने कुछ अलग करना है। और कौन क्या करता नहीं, मैंने क्या करना है। देखो, एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ कि मुंबई फ्लड के ऊपर आरजे राज अकेले ने करीबन करीबन 20,000 से 25,000 मैसेज कन्वे किए रेडियो के माध्यम से, और कई सारे लोगों को बचाया। तो वही चीज है, अगर एक इंजीनियर अपने आप में सोच लिए कि मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ करने के लिए या कुछ अलग करने के लिए, और आपको एक्सपोजर कितना अच्छा है यहाँ पे,
यानी नेशनल लेवल की एकेडमी है। यहाँ पे अच्छे फैकल्टीज है, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, इतना बड़ा हमारा एरिया है आपको सब करने के लिए। तो उसमें थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओ। और जो होम सिकनेस वाली बात रहती है या थोड़ा सा लोननेस वाली बात रहती है, वो सारी चीजें भूल जाना। तो मैं बोलता हूँ एक अच्छा फायर इंजीनियर तैयार हो सकता है। यस। डिसिप्लिन, करेज, फिर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, ये सारी चीजें सब बात की बात आती है। बट बेस जो होता है ना, कभी भी कोई जो पेड़ खड़ा होता है, वो बेस जब जमता है तब पेड़ खड़ा होता है। तो जो जड़े जड़े एक बार अगर जम गई ना आपकी, तो यकीन मानो दोस्त, पूरे कितने भी तूफान आपके सामने है, कभी आप हिलोगे नहीं, बिल्कुल पर्वत के माफिक खड़े रहोगे वहां पे। यस सर। सर सच में बहुत अच्छा आंसर था आपका। और जरूर इससे हमारे जो फायर इंजीनियर्स हैं जो बन चुके हैं फील्ड में हैं या फिर तो अभी बनने वाले हैं, उनको जरूर सीख मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ सर। सर आप इतने साल से इस फील्ड में हैं, तो सर क्या आप बता सकते हैं कि डिसिप्लिन का क्या रोल होता है और कितना बड़ा रोल होता है फायर फील्ड में सर? वेरी गुड। डिसिप्लिन का रोल क्या होता है? डिसिप्लिन के बिना ये फील्ड कहीं नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन अगर नहीं है तो आप इस फील्ड में काम ही नहीं कर सकते। पहली बात, यानी ये शुरुआत वहां पे होती है जो पहला कदम आप रखते हैं। जैसे हम लोग एनडीए या आईएमए एकेडमी में जाते हैं, तो वहां पे लास्ट स्टेज होती है जहाँ पास आउट होते हैं, तो अंतिम पद लिखा रहता है। तो लोग बड़े उसमें कंफ्यूज होते हैं, अंतिम पद है लास्ट स्टेप। बट वो लास्ट स्टेप नहीं, वहां से आपकी जिंदगी, आपका करियर जो शुरू होता है। तो सेम यहाँ पे एक चीज है कि जैसे ही आप पहला कदम रखते हैं, तो आपको हमारे से लोग जो है, आप इंस्ट्रक्टर आपको बोलते हैं भाई ठीक खड़े रहो, बात मत करो, सीधे चलो। ये जो सारी चीजें है, ये डिसिप्लिन का एक पार्ट है आपको अपने आप में ढालने के लिए। और मेरी आदत है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई, आप पहले दिन जब अकेडमी आए हैं, तो आप डायरी लिखना चालू करो, कि आपको पता लगे कि आप पहले दिन क्या थे। और जब 4 साल बाद आप जाते हो, तो उस डायरी का आखिरी पन्ना खोल के देखो कि मैंने क्या लिखा है उसके में। तो आप अपने आप में पता लगेगा कि मैंने क्या किया है। तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं कि लगा लिए तो आप उसमें हैबिचुअल हो गए। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है कि अपने आप में ढलना, अपने आप को तैयार करना। वो शेल है, उस शेल को सख्त करना, जितना सख्त बनेगा। क्योंकि फायर फील्ड में डिसिप्लिन का एक भी अंग अगर छूट गया, तो आपके जान की जोखिम जाती है। लेकिन साथ ही साथ जो लोगों को बचाने का जिम्मा हमारा है, या जो बड़ी संपत्ति को बचाने का जिम्मा हमारे खुद में है, तो वो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए डिसिप्लिन हर जगह, हर हर पैमाने पे, हर कदम पे आप में होने चाहिए। और वो लाने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, वो है आपका इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट करने का मतलब, गुरुकुल के अंदर में द्रोणाचार्य के पास में सारे विद्यार्थी बैठे थे, कौरव भी थे, पांडव भी थे, पर ढंगदारी सिर्फ अर्जुन बना, बलवान खाली भीम बना, धर्म नीति वाला दृष्टि बना। तो ये चीज हमेशा ख्याल रखना कि आपको क्या चाहिए, आपकी पसंद क्या है, उस पसंद के अनुसार हमने अपने आप को ढालते जाना है और अपनाना है। और अपनाने के बाद में उसको सामने लाना है। अगर वो चीज अगर आपने नहीं लाई, या वो चीज अगर आपने अपना ही नहीं, तो फिर वो पांडवों की फौज जैसी थी वैसी बनेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि सर आपने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और हमको इतना टाइम दिया सर। सर आशा करता हूँ कि ये वीडियो हमारे मतलब हमारे कॉलेज ही नहीं बल्कि ये इस पूरे देश की फायर कम्युनिटी इस वीडियो को देखे और इससे सीखे कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वीडियो का सीखने के लिए तो वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, और बोलने के लिए बहुत सारी चीजें। बट मेरी एक ही आशा है कि ये जो फार फील्ड है, इसमें बोला ना कि 3 चीजें बड़ी अहमियत रखती है। ये आपको सेटिस्फेक्शन जो होता है, और करेज जो मिलता है, वो कहीं भी कोई इसमें आपको नहीं मिलेगा जितना इसमें मिलता है। और अल्टीमेट आप जब कोई जो इस फील्ड में आते हो, तो एम्प्लॉयमेंट भी एक बात है, तो एम्प्लॉयमेंट भी इस फील्ड में अच्छा है। तो ये तीनों चीजें जब आपको मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं हमने कमी करनी चाहिए। और आने वाले जो जितने भी हमारे ऑफिसर्स होंगे,
उन्होंने भी इस चीज को ख्याल रखना है कि जब भी अगर मैं इस फील्ड के बारे में सोचूं या जब भी मैं इस फील्ड के अंदर में इन्वॉल्व होने की बात सोचूं या अपने बच्चे है या कोई भाई है उसको मैं अगर बताऊं, तो ये सारा बैकग्राउंड जो होता है वो बैकग्राउंड बता देना चाहिए। क्योंकि बच्चा इंजीनियर बनने आता है, स्टूडेंट जब इंजीनियर बनने आता है तो उसके सामने जो पिक्चर की इमेज रहती है कि बच्चा जाएगा कॉलेज में, मस्ती करेगा, घूमेगा फिरेगा, खाएगा और एग्जाम आएंगे तो 4 दिन पढ़ेगा और पास होके आएगा। ये फायर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है ये करीबन करीबन 60 to 70% फील्ड वर्क है, फील्ड के अंदर पूरा काम है, और 30% Yes, sir. आपका इंडोर है। तो ये दोनों में बहुत तकावत है, तो इसलिए फायर फील्ड में आने के पहले मेंटली एंड फिजिकली पहले प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि मैं अगर इस फील्ड में आऊं तो मैं इस तरह पूरा तैयार होकर आऊं और तभी मैं इसमें पूरा काम कर सकूंगा, अन्यथा फिर मुश्किल जी है। सर, यस सर, जी सर। बहुत बच्चे अभी सीखेंगे, अभी जो आने वाले होंगे इस कॉलेज में या किसी और कॉलेज में फायर फील्ड में, वो भी इनसे इंस्पिरेशन लेंगे सर। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और इतने इनपुट्स दिए, इतने वैल्यूएबल इनपुट्स दिए, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, 100% कॉन्फिडेंस हूँ कि इससे फायदा होना ही होना है। जो सुन लेगा, आधा घंटा देगा, उसका फायदा होना ही तय है। तो सर थैंक यू सो मच।